Jitan Sahab and Yasin Sahab. Yes, sir. Camera wise okay. Thank you for technical assistance. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियसली जैसे कि हमने ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ा था, तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है सीएनएस के कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आपको जैसे इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स याद हैं, जैसे काफी स्टूडेंट ने हमें कुछ नहीं पढ़ा हुआ, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, हमें आप ऐसे समझेंगे अल्फाबेट से स्टार्ट करें। सो देयर इज द डिफरेंस। इंट्री टेस्ट की क्लास और पीईटी की प्रिपरेशन में यही तो थोड़ा फर्क है। अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं कि हमें बिल्कुल निल है और हमें आके यहाँ से सब चीज़ें डिलीवर करे, तो इस तरह से तो होता नहीं है। स्टूडेंट को पहले तो आपको अपने खुद मेहनत करनी चाहिए। टॉपिक जो भी होते हैं या जो रेगुलर क्लासेस जहाँ कहीं भी आप ले रहे तो उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि जो फंडामेंटल नॉलेज हो डिफरेंट इलस्ट्रेशन या डायग्राम के जरिए वो आपको हम देते रहते हैं और यहाँ से आपको सिखाते। ये और बात है, किसी स्टूडेंट को देर से कुछ चीज़ें याद रहती हैं नहीं रहती है तो वो तो उनका मसला। हमारी तो कोशिश ये होती है कि जो भी उसके बारे में नॉलेज हो वो दे देते हैं, यहाँ से दे देते हैं। फिर गेन करना स्टूडेंट का काम होता है, उसको रिटेन करना, मेमोराइज करना, लर्न करना, ये उनका काम होता है। तो इसी तरह से हमने शुरू शुरू में पढ़ा था। जैसे मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे भी पढ़ाई उसको कभी कभार मैं रिमाइंड करवाता हूँ स्टूडेंट को, रिमाइंड किया आप बताएं या आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि हमने एक बार इनको पढ़ लिया है। तो ये मेरी जो है 1-2 मिनट की बातें यकीनन कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छी नहीं लगेंगी, जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पढ़ा है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। आप स्टूडेंट को एंट्री टेस्ट की तैयारी आप करते हैं तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने शुरू में ही पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या जिसे पीएनएस कहते हैं, उसके अंदर नर्व्स होती हैं। कौन सी नर्व्स होती है? एक ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स जो है जिन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स होती हैं जिन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। जैसे हमने कल भी जो ये टॉपिक पढ़ा था, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स जो है जिनकी तादाद 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स जो है जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स की तादाद 31 पेयर है। 31 पेयर है, ठीक है। तो जैसे 31 पेयर हैं तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको 32 नहीं करेंगे या 30 नहीं करेंगे। जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि ये इतनी क्यों है, इतनी कुछ ऐसे भी जैसे स्टूडेंट हैं जैसे 3+2=5, 3+2=4 क्यों नहीं है? तो अब पता नहीं क्यों नहीं है। तो इसका जवाब तो जैसे आई डोंट नो कि इनका क्या जवाब पॉसिबल में दूं या हो सकता है। तो जिस तरह से जिनका नर्व्स का जो तादाद होता है तो आपको याद करना, जैसे हमें कल पढ़ा था कि जैसे सर्वाइकल रीजन के अंदर जो है, सर्वाइकल रीजन के अंदर सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड का जो सर्वाइकल रीजन है उसमें जो है 8 नर्व्स होती हैं। उसके बाद थोरेसिक है 12 है, थोरेसिक के बाद लंबर है 5 है, लंबर के बाद सेक्रल 5 है, और एक आखिर में कोक्सीजियल नर्व सिंगल नर्व। तो 31 पेयर इस तरह से होते हैं। तो ब्रेन से निकलने वाले 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ये आपस में मिलके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पीएनएस। स्पाइनल कार्ड में कैसे नर्व्स आके दाखिल होती हैं तो उसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था। आप स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत याद होगा कि एक डार्सल साइड पे डार्सल रूट, जिसमें डार्सल रूट गैंग्लिया है वो सेंसरी नेचर है, और वेंट्रल रूट से वेंट्रल साइड से वेंट्रल रूट आती है वो मोटर इन एक्शन होती है। देन ये दोनों सेंसरी और मोटर आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसी नर्व्स को हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व, जिनके अंदर सेंसरी एज वेल एज मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं। अफरेंट एज वेल एज इफरेंट दोनों होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व।
स्पाइनल कार्ड की जो जनरली जो नर्व्स हैं वो सब मिक्स्ड नर्व्स हैं, ये भी टर्म हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था, मिक्स्ड नर्व। वरना जैसे आपको थोड़ी सी मैंने एक इलस्ट्रेशन दिखाई दी कि जैसे क्रेनियल नर्व्स का एक एग्जांपल लिया था जिसमें कुछ जो है सेंसरी और मोटर अलग अलग उनकी डिवीजन मिक्स्ड भी हैं, तो उनका मतलब ये होता है उनका एक ही काम होगा, सेंसरी तो यानी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, मोटर यानी कमांड लेके जाएंगे, और नर्व के अंदर दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं, तो मीन्स वो जो है यकीनन मिक्स्ड नर्व कहलाती है, ऐसी नर्व को हम कहेंगे मिक्स्ड नर्व। बाकी जैसे डार्सल साइड पे सेंसरी और वेंट्रल साइड पे जो मोटर जो न्यूरॉन आता है, तो स्पाइनल कार्ड में वो कहाँ से जैसे वो कनेक्ट होते हैं, जैसे डार्सल साइड पे आएगी व्हाइट मैटर में नहीं मिलेंगे, ग्रे मैटर का डार्सल हार्न होगा, उसके साथ सिनेप्स बनेगा। इसी तरह से जो मोटर न्यूरॉन होता है उसमें जो नर्व आएगी निकलेगी मोटर न्यूरॉन की, वो वेंट्रल हार्न से निकलेगा। तो ये भी आपने जैसे पढ़ा है कि डार्सल हार्न और वेंट्रल हार्न क्या होते हैं, ग्रे मैटर जो एच लाइक है या बटरफ्लाई लाइक है उनका डार्सल हार्न, वेंट्रल हार्न, सेंटर में जो है सेंट्रल कैनाल है। ठीक है, ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की है मैंने रिपीट की है, पहले भी क्लास में 3-4 बार हम ऐसे डिस्कस करते हैं, आज फिर से भी जैसे हमने रिपीट किए, हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम आते हैं, तो सीएनएस के अंदर जैसे आपको पता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो पीएनएस है जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होते हैं, उसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होते हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। होपफुली आपने ये टर्म क्रेनियल समझ लिया होगा कि कहाँ से ये नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व। तो इसी तरह से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फर्दर जैसे दो डिवीजन है, एक सेंसरी डिवीजन है जिसका काम होता है सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके और इन नर्व्स के थ्रू आके स्पाइनल कार्ड को देना है। देन अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होगी तो ब्रेन की तरफ जाएगी, वरना वहाँ पे रिफ्लेक्स भी हो सकता है। इसी तरह से दूसरी जो डिवीजन है जो मोटर डिवीजन है, मोटर डिवीजन जिससे इफरेंट कहते हैं, जैसे ये इफरेंट कहते हैं, अफरेंट की मीनिंग होती है कि ये सेंसरी डिवीजन, जैसे एरो से आप देख रहे हैं कि यानी सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन, अफरेंट डिवीजन सेंसरी डिवीजन, और ये जैसे एरो से आप देख रहे हैं ये कहाँ जाएगी, इन्हीं पेरिफेरल नर्व्स के जरिए जैसे स्पाइनल कार्ड, और देन में भी स्पाइनल कार्ड के बाद जो है ब्रेन की तक भी जा सकती है। इसी तरह से जो मोटर डिवीजन है या इफरेंट, इफरेंट इफरेंट रेफर्स टू मोटर यानी कमांड वहां से लेके आएगी, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से कमांड लेके आएगी, तो उसे हम कहेंगे इफरेंट मोटर। तो इफरेंट के आगे फर्दर जैसे दो कंपोनेंट है, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम है जो वॉलंटरी इन एक्शन है। वॉलंटरी लफ्ज की मीनिंग होती है वॉलंटरी, जो हमारी विल या विश के अकॉर्डिंगली जो हम काम कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं वॉलंटरी इन नेचर, जिसे हम कहेंगे वॉलंटरी। इनवॉलंटरी इसका अपोजिट टर्म है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे काम विल या विश में हमारे ना रेगुलेट हो, कंट्रोल ना हो, तो उन्हें हम कहते हैं इनवॉलंटरी। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वॉलंटरी इन नेचर है, और सोमेटिक नर्वस सिस्टम इसमें जो नर्व्स किसको इनर्वेट करेंगी, ये स्केलेटल मसल्स को करेंगे। स्केलेटल मसल्स आपने प्रीवियस चैप्टर में जैसे पढ़ा है, अब ये ना कहेंगे हमने नहीं पढ़ा, बिल्कुल ले ले, प्रीवियस चैप्टर में आपने टेस्ट भी उसमें दिए। स्केलेटल मसल्स जो है वॉलंटरी इन एक्शन है, स्केलेटल मसल्स दे आर वॉलंटरी इन नेचर, जिसकी कॉन्ट्रेक्शन हमारी विल या विश के अकॉर्डिंगली होती है, वॉलंटरी इन नेचर है। तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वॉलंटरी नेचर है, और जो स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करता है। इसी तरह से अगर हम देखें मोटर, जैसे इफरेंट डिवीजन में मोटर, जैसे एक तो था ये सोमेटिक वॉलंटरी स्केलेटल मसल, ये की टर्म है जो आप इनको याद करेंगे। इसी तरह से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा, जैसे सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एएनएस कहते हैं। शार्ट फॉर्म आपको जितने भी हैं उनको आप याद करेंगे, जैसे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ईएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ENS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ENS इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऐसे शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन आगे टेस्ट में आएंगे, आप इनको याद करेंगे, नोट भी करेंगे कि शॉर्ट टर्म क्या है। जैसे वहां पे आपको कोई फुल फॉर्म बताने वाला नहीं होगा कि इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, तो आपको अभी से इनको इन चीज़ों को याद करनी है, ठीक है।
तो हमारी जो जो नेक्स्ट टेस्ट होगी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन कुछ रखेंगे हम, जिसमें शॉर्ट टर्म हो, भले आप जैसे सोचें कि इसका पता नहीं क्या है फुल फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म जरूर आएगी सवाल में। तो इसी तरह से ऑटोनॉमिक और इनवॉलंटरी, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इनवॉलंटरी नेचर है। इनवॉलंटरी की मीनिंग होती है जो हमारे विल या विश के अकॉर्डिंगली ना हो। जैसे हमारे विसरल आर्गन है, इंटरनल आर्गन है, जो विसरल आर्गन है, इन पे हमारी विल या विश या हमारे अपनी चॉइस के जरिए जैसे वो काम हो, वो ऐसे नहीं होते हैं। जैसे कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, तो ये ऐसे जो मीन्स पार्ट्स हैं विसरल आर्गन है। हम ये नहीं कहेंगे विसरल आर्गन, तो ये विसरल आर्गन जो हमारे एसटीपी बुक के अंदर भी विसरल आर्गन जैसे लिखा हुआ है, विसरल आर्गन। जो इंटरनल आर्गन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं विसरल आर्गन कहते हैं। तो विसरल आर्गन को रेगुलेट और कंट्रोल करने वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिनको कंट्रोल करने वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर दो डिवीजन है, एक जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। यानी कोई जैसे जैसे एक नर्वस सिस्टम में जैसे ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है, दूसरा उसको वापस नॉर्मलाइज भी करता है। एक जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस को जैसे अगर इनहिबिट करे, दूसरा उसको वापस नॉर्मलाइज रेगुलेट करके नॉर्मल फंक्शन पे ले आएगा। एक जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट, तकरीबन जैसे एंटागोनिस्ट के इनके फंक्शंस होते हैं। एसटीबी बुक में जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है चैप्टर 3 उनको पता है कि एक चार्ट भी मौजूद है, जिसमें एक तरफ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरी तरफ से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और उसमें उन आर्गन्स के नेम भी लिखे हुए, नर्व्स की तस्वीर भी है, कौन सी नर्व जा रही है, कौन से आर्गन की तरफ जा रही है, और वहाँ पे उसका क्या फंक्शन या रेगुलेशन किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें मौजूद भी हैं। एक बार ज़रूर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3, इतना दूर नहीं है, यकीनन जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वहाँ पे ज़रूर पढ़ा होगा। तो उसके अंदर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी पढ़ी है, आज फिर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर याद करें या ना करें वो आपका काम होगा, ठीक है, यकीनन हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक इन नेचर है, एंटागोनिस्टिक इन नेचर है, ठीक है। जैसे हम आते हैं इन पे सारी, आज जो मेन टॉपिक हमारा यही है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मेन हेडिंग ही है, ठीक है, मेन हेडिंग है। अच्छा, ये जो जैसे स्पाइनल कार्ड हमने पढ़ा है कल या परसों जो भी पढ़ा है, प्लस में ये जो आज हम जैसे ये डिवीजन पढ़ रहे हैं पीएनएस की, ये टेस्ट में इनके क्वेश्चन ये नहीं है, इंक्लूड ही नहीं है। जो टेस्ट में जीटी का सिलेबस होता है उनको हम तकरीबन टॉपिक वाइज बताते हैं कि ये टॉपिक होगा, और स्टूडेंट की इतनी फिर सवाल क्वेश्चन ये होते हैं कि भाई अब पता है ये होगा कि नहीं होगा। भाई जो टॉपिक आपको दिए हैं वही है सिलेबस, वही सिलेबस है, इससे ज़्यादा अगर देना होता है कोई टॉपिक तब भी हम ऐड कराते हैं, अगर माइनस करवाना होता है तब भी हम मैसेज करके ग्रुप के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर वो यकीनन मैसेज आता है कि इधर ये डिलीट करें, टॉपिक निकाल रहे हैं या एक नया भी ऐड करें। तो अभी तक कोई आपको वो ये ऐसा मैसेज तो नहीं है, ब्रेन तक आया है, तो यानी ब्रेन आप पढ़ें, ब्रेन पढ़ें। ब्रेन से आगे जैसे स्पाइनल कार्ड नहीं है, आगे जैसे पीएनएस है नहीं है, ये आगे नेक्स्ट जो इसके बाद जो जीटी होगी उसकी स्टार्ट यहाँ से होगी, स्पाइनल कार्ड से स्टार्ट होगा, और उसके बाद जैसे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नेक्स्ट जीटी में आएगा, रिसेप्टर्स भी आएंगे नेक्स्ट जीटी में, ये आगे नेक्स्ट जीटी का टॉपिक है। और एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम ग्रुप्स में दे देते हैं, ठीक है। तो बहरहाल, तो सीएनएस ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर उसकी दो डिवीजन, एक सेंसरी डिवीजन, मोटर डिवीजन। सेंसरी डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड एज अफरेंट डिवीजन, मोटर डिवीजन इज कॉल्ड एज इफरेंट डिवीजन। तो इफरेंट डिवीजन उसमें फर्दर जो है जैसे एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जो वॉलेंट्री नेचर है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री नेचर है, जो अक्सर विसरल ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है। इसके फर्दर जो है दो कंपोनेंट्स हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो एक दूसरे की तकरीबन अपोजिट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे बुक्स में खास तौर पे जैसे
एनटीबी बुक के हवाले से जो का थोड़ा टेक्स्ट है उसको देखेंगे, फिर हम इलस्ट्रेशन पे आते हैं। पहले एनटीबी बुक की जो टेक्स्ट है उस पे आते हैं। जैसे एक सिंपैथेटिक जो डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो sympathetic deviant controls the various autonomic functions during the state of emergency. इमरजेंसी स्टेट या जिसे हम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन कहते हैं, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी, उसमें जो है सिंपैथेटिक, सिंपली दो ही की टर्म है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी स्टेट और फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में एक जैसे कभी कभार मोस्टली तो हमारे यहाँ डोमिनेंट जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हम इस स्टेट में रहते हैं। बट ये कभी कभार किन सिचुएशंस में ये ऐसा हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, जैसे जॉय है, एक्साइटमेंट है, रेग है, फियर है, एंगर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। इसके अंदर हम जैसे फाइट है तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं या बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो एक खास किस्म की चेंजेस होती है, हाईली एनर्जेटिक जो एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे कि लाइक ये जो इमरजेंसी स्टेट है और बॉडी का जो रेस्पॉन्स जिसे हम कहेंगे ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होगा, इमरजेंसी स्टेट। इसी तरह से इसमें ये भी होगा कि बाय डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ इपिनेफ्राइन जैसे हमने पढ़ा था, ये एसटीबी की पॉइंट है, एनटीबी में नहीं है। एसटीबी में वेरी क्लियर है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक डिवीजन में इपिनेफ्राइन हार्मोन भी रिलीज होगा, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा है चैप्टर 3 के अंदर। जिन स्टूडेंट ने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है उनको पता है, जैसे एड्रेनल मेडुला के अंदर ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इपिनेफ्राइन और एड्रेनलिन, नॉर इपिनेफ्राइन और नॉर एड्रेनलिन। ये हार्मोन है जो इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं, इमरजेंसी स्टेट में ये यकीनन पड़ा हुआ। तो ये आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो कहते हैं नहीं पढ़े वो उनके लिए आगे नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का अभी इसके बाद जो पोर्शन शुरू होगा तो उसमें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। बहरहाल फिलहाल ये है कि इपिनेफ्राइन बाय डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ इपिनेफ्राइन जो है, इपिनेफ्राइन हार्मोन जो है इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। जाहिर है जब वो इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होगा तो के अंदर एक स्पेशल नर्व्स कंसिस्ट ऑफ ओनली स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। आगे हम इलस्ट्रेशन पे आते हैं। थोरेसिक और लंबर रीजन की नर्व्स होती है, थोरेसिक और लंबर रीजन की नर्व्स होती है सिंपैथेटिक डिवीजन में। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसमें थोड़ी सी क्रेनियल नर्व्स हैं, वेगस नर्व, वेगस नर्व आपको पता है 10th क्रेनियल है, 10th क्रेनियल इज द वेगस नर्व। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ओनली एंड ओनली स्पाइनल नर्व्स होती हैं, बाकी क्रेनियल नर्व्स की डिवीजन इसमें नहीं है। आते हैं हम इनमें देखते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस फ्यू क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडिंग द वेगस नर्व। वेगस नर्व कौन सी होती है? 10th क्रेनियल जो होती है, 10th क्रेनियल इज कॉल्ड वेगस नर्व टुगेदर विद दिस नर्व। स्पाइनल कार्ड, जिसे हमने कल भी पढ़ा था, जिससे स्पाइनल कार्ड की जो डिवीजन है उसमें सेक्रल पोर्शन है, उसकी नर्व्स भी हैं। तो दे फॉर्म पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ओनली स्पाइनल नर्व्स हैं, ओनली स्पाइनल नर्व्स है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्रेनियल नर्व्स भी है कुछ, और प्लस में जैसे सेक्रल रीजन की जो है नर्व्स है वो भी है शामिल। किन को कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक फंक्शंस ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हमारी बॉडी में जो डोमिनेंट नर्वस सिस्टम होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तकरीबन मोस्टली हम जो है इससे रिलैक्स स्टेट में होते हैं ताकि हमारी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज होती रहे। ये जो सिंपैथेटिक डिवीजन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक स्पेशल सिचुएशन में रेयरली कभी कभार जैसे बॉडी के अंदर एक ऐसी स्टेट पैदा होती है जैसे एंगर है, फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जॉय, एक्साइटमेंट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जैसे इमरजेंसी स्टेट कहते हैं उसमें ही वो एक्टिवेट होता है। तो फिर जो है बॉडी के अंदर जो चेंजेस होंगी वो जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करेगा।
ठीक है। तो इस तरह से इन शॉर्ट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिटर्न्स द बॉडी फंक्शन टू द नॉर्मल। जिससे अगर एक इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी हो गई है, जैसे फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, क्या देन लाइफ टाइम या काफी अरसे के लिए ऐसी सिचुएशन रहेगी? नहीं रहेगी। वो जस्ट थोड़ी देर के लिए ऐसी सिचुएशन बॉडी में डेवलप होती है, थोड़ी देर के लिए। वापस नॉर्मलाइज करना, जैसे हार्ट बीट अगर उसमें बढ़ जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो अगर इसी तरह से हार्ट बीट बढ़ती रहे तो इंसान तो आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है, वो अगर उससे बढ़ जाए तो आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इनको वापस रिटर्न करना या नॉर्मलाइज करना, ये काम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। सिंपैथेटिक ने यकीनन जो है थोड़ा सा उनको इंक्रीज किया है, अब जो है मींस एंटागोनिस्टिक है। आफ्टर दे हैव बीन अल्टर्ड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जिनको आगे बढ़ाया था या जो भी चेंजेस थी उसको वापस नॉर्मलाइज, नॉर्मल लेवल पे ले आने का काम जो है पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक तो ये करेगा। प्लस में जो डोमिनेंट जो है, हर वक्त हम जिस स्टेट में होते हैं वो इन टाइम्स ऑफ डेंजर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर वायलेंट एक्टिविटी। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे हमने ये पहले ही पढ़ा, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन इमरजेंसी स्टेट है, जो जिसे हम कहेंगे वायलेंट एक्टिविटी है, उसमें जो है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिवर्सेस या इसका जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा चेंजेस व्हेन द डेंजर इज ओवर। डेंजर इज ओवर या ऐसी सिचुएशन फाइट और फ्लाइट सिचुएशन या इमरजेंसी स्टेट जो है वो हर वक्त नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, तो उसको देन वापस जो है नॉर्मलाइज करने के लिए जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन की तरफ आते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स पे जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जैसे देखें ऐसी इलस्ट्रेशन हमारे जो है एसटीबी बुक के अंदर शामिल है, एसटीबी बुक में शामिल है। जिससे आपको पता है कि यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट या नॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी है, फ्लाइट सिचुएशन है, जिसे हम कहेंगे इमरजेंसी स्टेट है, इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी, उसमें जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि लाइक कौन सी नर्व्स हैं। तो आप जैसे देखें ये जो डिवीजन, जैसे इस साइड की डिवीजन, ये सारी डिवीजन पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की है। तो ये देखें ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, जिसमें एक 10th क्रेनियल दैट इज कॉल्ड वेगस नर्व भी शामिल है। प्लस में बिल्कुल आप एंड पे चले जाए सेक्रल नर्व्स है, सेक्रल रीजन की नर्व्स है। ये जो दो रीजन वाली ये जो नर्व्स हैं ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। एसटीबी बुक के अंदर भी ऐसी तस्वीर मौजूद है। एसटीबी बुक जो कहते हैं कि हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, एसटीबी तो पढ़ा होगा तो उसमें ये डायग्राम मौजूद है एसटीबी बुक के अंदर। तो इसमें आप जैसे देखेंगे ये क्रेनियल नर्व्स हैं और दूसरे सेक्रल रीजन की नर्व्स हैं, ये रेगुलेट करते हैं इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। उसके बाद जैसे आप देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है थोरेसिक और लंबर रीजन, थोरेसिक और लंबर रीजन की जो ये नर्व्स है यहाँ से निकलने वाली ये जो नर्व्स होती है थोरेसिक और लंबर रीजन वाली, दे रेगुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसको? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब देखें इनके अपोजिट इफेक्ट क्या होते हैं। जैसे अगर पहले हम आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है, इसमें डायलेट्स द पीपल, जैसे तस्वीर भी है हमारे एसटीबी बुक के अंदर है, डायलेट्स द पीपल। जैसे खौफ में, फियर में, जॉय या एक्साइट में आई बाल जो बड़े हो जाते हैं, आई बाल बड़े हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं डायलेट द पीपल। और इसको जैसे वापस नॉर्मलाइज करेंगे तो ये पैरासिम्पैथेटिक होगा तो कंस्ट्रिक्ट द पीपल, वापस जो है पीपल ऑफ द आईज हैं ये जो है छोटी हो जाती है। ये गुस्से में, फियर में, एक्साइट में आंखें बड़ी हो जाए और ये छोटी होती है इस तरह से, तो उसे हम कहेंगे वापस नॉर्मल। इसी तरह से जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें इट इनहिबिट्स द सलाइवेशन, यानी सलाइवरी ग्लैंड से इनकी सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा या नोट किया होगा गुस्सा, फियर, एंगर, एक्साइटमेंट, जॉय, उसके अंदर जो है हमसे जो है लफ्ज नहीं बोले जाते, हम बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी जैसे हम आम तौर
पे कहते हैं कि गला जो है वो सूगेशन जो है वहां पे इनहिबिट होती है। अगर ये ऐसे मुसलसल तो इनहिबिट तो नहीं होगी, इसको वापस स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यानी ये नर्व्स यहाँ से होंगी जो सलाइवरी ग्लैंड की सीक्रेशन को वापस रिलीज कराएंगे और नॉर्मल स्टेट रहनी है। तो नॉर्मल उसको कौन करेगा, दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी तरह से आप देखें इंक्रीजेस द हार्ट बीट, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जैसे ये नर्व्स आ रही है, जिससे है तो हार्ट बीट जैसे आपको पता है ऑटोनॉमिक है, इसकी जो है इंट्रिंसिक नेचर है, मायोजेनिक है, खुद ब खुद एक रिदम है, पेस है, उसमें हार्ट बीट करती है। बट सर्टेन टाइम्स में सिचुएशन में मॉडिफाई, हार्ट रेट थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है हमारे नर्वस सिस्टम के हवाले से। तो ये जो नर्व्स होंगी यकीनन जैसे आप देख रहे हैं थोरेसिक रीजन की नर्व्स हैं, ये थोड़ा सा हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से ये कंडीशन खराब आगे। तो जाहिर है इसको अब वापस नॉर्मलाइज करने के लिए आप जैसे देखें यहाँ से क्रेनियल नर्व्स की एक ब्रांच है जो स्लोज द हार्ट बीट। स्लोज का मतलब है कि जो पहले वो इंक्रीज हुई थी उसको स्लो किया। ऐसे नहीं है कि जो नॉर्मल हार्ट बीट है उससे भी स्लो, उससे तो स्लो नहीं होगी। जो इंक्रीज यानी बढ़ गई थी उसको वापस जो है स्लो करना, नॉर्मल करना। स्लो का मतलब है जो इंक्रीज हुई थी उसको वापस नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल रेंज में ले आना, उसे हम कहते हैं स्लो। ठीक है, ऐसे स्लो नहीं कि वाकई स्लो जो हार्ट बीट, इस तरह से नहीं। ठीक है, इसी तरह से रिलैक्सेस द एयरवेज। ये जो जैसे यानी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है तो नर्व्स आप देख रहे हैं यहाँ से जो है ब्रीदिंग रेट लंग्स को जो इफेक्ट करेंगे तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। और इसमें क्या होगा, ब्रीदिंग रेट वापस जो है नॉर्मल हो सकता है। ये भी इसी तरह से क्रेनियल नर्व्स आ रही है और इन लंग्स को जो है कंस्ट्रिक्ट करे एयरवेज को, ताकि जो ब्रीदिंग रेट जो है वापस नॉर्मल हो जाए। इसी तरह से इनहिबिट्स एक्टिविटी ऑफ स्टमक। अब देखें ये यहाँ से जो नर्व्स हैं, काफी सारी नर्व्स जो है ये स्टमक की जो सीक्रेशन, स्टमक की सीक्रेशन या फंक्शन, जो भी एक्टिविटीज जो नॉर्मल फंक्शन है उन सबको ये इनहिबिट कर देंगे। और इसी तरह से ये तो खराब है। इसी वजह से आपको पता है कि जैसे बड़े लोग होते कहते हैं कि गुस्सा ना करें, ये ना करें, वो ना करें, तबीयत जो सही नहीं रहेगी। तो आप देखें कि कितनी ऐसी जो पॉइंट्स हैं या ऐसे आर्गन हैं जो अपने फंक्शन को भी इनहिबिट करते हैं। तो इसी तरह से इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ स्टमक। तो जाहिर है मुसलसल तो नहीं रहेगी। स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टमक, यानी ये नर्व जो आ रही है, ये जो ये क्रेनियल नर्व की एक ब्रांच है, वो स्टमक की नॉर्मल एक्टिविटी, स्टमक की नॉर्मल एक्टिविटी रिस्टोर कराएगी। जिससे पहले वो इनहिबिट हो गई थी अब उसको वापस रिस्टोर कराएगी नॉर्मल पोजीशन। स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ग्लूकोज एंड इनहिबिट्स द गॉलब्लैडर। तो अब देखें स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जब फाइट और फ्लाइट सिचुएशन होती है तो उस वक्त ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा एनर्जी तब आएगी जब ग्लूकोज जो स्टोर्ड है एनर्जी है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। वो कहाँ अमल होगा, ये लिवर के अंदर होगा। लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस इनहिबिट्स द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की जो जाहिर है उसमें से एक गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस पड़ी होती है, बाइल जूस का आगे इफेक्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो आगे डाइजेशन का अमल है जैसे वो भी इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर बाइल जूस या बाइल सिक्रीशन रिलीज ना हो। तो ये जैसे इस तरह से होता है इमरजेंसी स्टेट में। अब इसको जैसे वापस नॉर्मलाइज करने के लिए इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्लूकोज, यानी नॉर्मल स्टेट में जब हम नॉर्मल बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, उसमें फूड के अंदर जो ग्लूकोज होती है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, एनर्जी स्टोर होता है एट द टाइम ऑफ नीड, जरूरत के वक्त पे देन ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ये ऐसी नॉर्मल स्टेट स्टिमुलेट्स द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो अपनी सीक्रेशन रिलीज करे। नॉर्मल जो डाइजेशन की एक्टिविटीज हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो जारी रहेगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें, इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये भी नर्व्स आ रही हैं, जैसे यहाँ पे थोरेसिक रीजन की नर्व है, तो ये नर्व पता है कि हमारी कंप्लीट डाइजेशन का अमल जो है इंटेस्टाइन के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन का भी अमल जो है, फूड की एब्जॉर्प्शन का अमल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब उनकी एक्टिविटी ये इनहिबिट होगी किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में।
ये भी एक बॉडी के हवाले से जैसा इतना अच्छा काम तो नहीं है। तो अब जाहिर है ये ज्यादा अरसे के लिए नहीं होगा, थोड़े अरसे के लिए होता है, तो ये वापस जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन। अगेन यही से जो क्रेनियल नर्व की ब्रांच है जो इंटेस्टाइन को जैसे रेगुलेट ये कर रही है, तो इंटेस्टाइन की नॉर्मल एक्टिविटी रिस्टोर है, जो इनहिबिट हो गई थी उसको जो रिस्टोर करेगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो है सीक्रेट एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम में कि फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उस हार्मोन का नेम है एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, जिसे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। जो एक बॉडी की इमरजेंसी स्टेट जो डेवलप होती है उसमें इस हार्मोन का जो रोल होता है। तो जाहिर है ये कहाँ से होगा, जैसे आप देखें ये किडनी की स्ट्रक्चर है, किडनी की टॉप पे जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक एड्रिनल मेडुला पोर्शन होता है, वो ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब कहेंगे तो स्टूडेंट तो थोड़ा सा याद उनको होना चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट्स एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन, जो एक बॉडी की इमरजेंसी स्टेट होती है उसी में जैसे रिलीज होता है, उसके इफेक्ट्स हमने जैसे पढ़े हुए हैं। उसके बाद जैसे यकीनन जो सैक्रल रीजन की जो नर्व्स हैं ये भी एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करते हैं। लंबर रीजन की जो नर्व्स हैं, लंबर रीजन की ये जो नर्व्स हैं, लंबर रीजन की नर्व्स हैं, ये जो नर्व्स हैं खास तौर पे जैसे यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर इनका इफेक्ट होता है। इसको जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और यूरिनरी ब्लैडर वगैरह इनको जो इनकी एक्टिविटीज नॉर्मल करना, और ये थोड़ी सी एक्टिविटी जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जैसे ये ठीक नहीं है, तो इस तरह से जो है ये भी इफेक्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो होपफुली हमारे एसटीबी बुक के अंदर ये सारी चीज़ें जो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लाइक जैसे इफेक्ट होता है, एक आर्गन क्या कर रहा है उसके अपोजिट जो दूसरे उसको नॉर्मलाइज करने के लिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इन शार्ट के अंदर जैसे ये सीएनएस है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड है, तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फीड एंड ब्रीड सिचुएशन है, और इसी तरह से जो सिंपैथेटिक नर्व्स है फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में। तो it dilates the pupil, increases the heartbeat, relaxes the airway, breathing rate, inhibits the activity of stomach, stimulate glucose release, यानी glycogen is converted into glucose, secretes adrenaline, epinephrine, norepinephrine, और इसी तरह से रिप्रोडक्शन के हवाले से। और इसका जो अपोजिट इफेक्ट है, ये सब इसके जो अपोजिट इफेक्ट है, जैसे इंक्रीज द हार्ट बीट, स्लोज द हार्ट बीट, रिलैक्स, कंस्ट्रिक्ट, इनहिबिट्स द स्टमक, स्टिमुलेट्स एक्टिविटी, और इसी तरह से इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्लूकोज। सो इस तरह से जो अपोजिट इफेक्ट्स होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है कि लाइक इसमें कौन सी नर्व्स हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे आप देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि क्रेनियल नर्व है और सेक्रल नर्व्स है, सेक्रल नर्व्स, ये जो क्रेनियल और सेक्रल नर्व्स जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन में आ जाती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में या जो उसमें थोरेसिक और लंबर रीजन की नर्व्स हैं, थोरेसिक और लंबर रीजन की नर्व्स हैं, ये इसमें आ जाते हैं। काम क्या है इनका, नर्वस सिस्टम का दोनों का जो आपने जैसे देखा कि कितना इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन होता है। ठीक है, होपफुली आपने इनको नोट किया होगा। और टेक्स्ट के अंदर आई थिंक हमने लाइक ये सारी चीज़ें टेक्स्ट की हमने डिस्कस कर ली थी, टेक्स्ट इसका तकरीबन डिस्कस हो चुका है, और इलस्ट्रेशन के जरिए भी हमने जैसे देख लिया है। अब याद करना आप स्टूडेंट्स का काम होगा। उसके बाद जैसे तो इस तरह से अब फिजिक्स की आपकी क्लास होगी, कल हम रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सी